Good morning all of you my students and welcome all of you on my channel English Literature Academy। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको यहाँ प्रिपरेशन करा रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो UGC NTA नेट का हो जिसमें आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट है, या फिर आपका TGT, PGT, JIC, ETC कोई भी एग्ज़ाम जो कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है उसकी प्रिपरेशन मैं अपने चैनल के थ्रू इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी के थ्रू करा रही हूँ। देखिए मेन प्रॉब्लम मैंने बच्चों की क्या फील की कि बहुत बच्चे ऐसे थे जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे BA में मतलब जो है वो इंग्लिश लेते हैं, फिर वो MA करते हैं, फिर उसके बाद उनकी ख्वाहिश रहती है कि वो मतलब इसी इंग्लिश सब्जेक्ट से कुछ आगे भी ग्रोथ करें या फिर कोई और एग्ज़ाम दें। लेकिन दिक्कत ये आती है कि हायर लेवल की इंग्लिश फिर उनको वो चीज़ नहीं समझ पाते हैं, उतना ज़्यादा डीपली स्टडी उनसे नहीं हो पाती है। और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इसी चीज़ को हम बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे आपको तो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि आप इंग्लिश तो आप बुक्स वगैरह से कर ही रहे हैं, अपना जो भी कंसल्टेशन बनाए हुए हैं बुक्स के कंटेंट के ऊपर। फ़िलहाल हमने स्पेसिफिक चीज़ें जो बुक के अंदर से निकाल के आपके साथ डिस्कशन करने का जो ये कॉन्सेप्ट था वो यही था। इसका बेस अगर बात करूं कि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में क्या होता है कि इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी समझ जाते हैं और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी समझ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज दोनों को ईजी रहती है और दोनों ही हमारे मीडियम के बच्चे बहुत अच्छे से इसको समझ पाते हैं। इसीलिए मैं अपनी वीडियो में एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ बाइलिंगुअल, जो भी मैं आपको राइटर के बारे में बता रही हूँ या उनके वर्क्स की। जो मैंने कहा था ना कि एक कॉन्क्लूज़न मैंने आपके सामने प्रेजेंटेशन दिया है, तो वो कॉन्क्लूज़न है, कॉन्क्लूज़न ऑफ द बुक्स, कॉन्क्लूज़न ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। जितना भी हमारा एक ब्रॉड सिलेबस हम देख रहे हैं कि ब्रॉड सिलेबस इंग्लिश लिटरेचर का अगर हम सारा पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और प्लस टाइम ज़्यादा है नहीं। कभी भी NTA UGC नेट का जो है एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो सकती है। तो अभी फ़िलहाल हमें अगर देखा जाए तो इस कम टाइम में मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपका रिवीजन एक तरह का करा दूं। फिर उसके बाद जब हमें नेक्स्ट मतलब सेशन मिलेगा या ये एग्ज़ाम हो जाए इंग्लिश का NTA नेट का, उसके बाद जब जो है टाइम मिलेगा तो उसमें मैं आपको एक एक राइटर और एक एक ऑथर अकॉर्डिंग टू द पीरियड, अकॉर्डिंग टू द एरा, मैं आपको बाय सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मैं आपको जो है कराऊंगी, ताकि बहुत ही वेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझ रहे हैं इस चीज़ को। यानी वेल एक्सप्लेनेशन में आपको एक एक ऑथर के बारे में, एक एक हमारे राइटर्स के बारे में, प्ले राइटर कौन थे, नॉवलिस्ट कौन थे, क्या थे, कहाँ से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया, तो कहाँ से, ये सारा डिस्कशन मैं अपनी आने वाली वीडियो में करूँगी। फ़िलहाल तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो वीडियो मैंने अभी जो स्टार्ट किया है ये चैनल, और जो इस तरह की वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आ रही हूँ, वो सिर्फ यह है कि स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर डिस्कशन, स्पेसिफिक चीज़ें प्लस रिवीजन, समझ रहे हैं। यानी कि हमें रिवीजन को ध्यान में रखते हुए इस कंटेंट को मैंने आपको प्रोवाइड कराना मुनासिब समझा कि अगर आप इस तरह का कंटेंट पढ़ते हैं या अगर आपको इस तरह का कंटेंट मिलता है कि आपको सिर्फ जो स्पेसिफिक हमारे पास राइटर हैं जिनसे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो रहा है या जिनके ऊपर बेस्ड हमारे जो NTA नेट का एग्ज़ाम है, नेट और JRF जो आप निकालते हैं इंग्लिश लिटरेचर से, अगर तो उसके आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लिए होंगे, पढ़ भी लिए होंगे, बुक्स वगैरह भी आपने परचेस कर ली होंगी। मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ। तमाम YouTube चैनल है जहाँ पे जो है वो डिस्कशन कराया जा रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का, PYQs का। लेकिन बात आती है कि हमें अगर एक बार रिवीजन हो जाए कंक्लूजन बेस्ड पर तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी लगा पाएंगे और आने वाले जो आपके एग्ज़ाम में जितने भी मोस्ट प्रोबेबली मतलब उनकी ये हम कह सकते हैं कि उनके एक बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं इन फ्यूचर कि वो हमें एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो उससे बेहतर ये होगा कि हम सिर्फ सटीक वही क्वेश्चन ना करें। PYQs तो देखिए हो चुका है पेपर, ठीक है, उससे आप फॉर्मेट को देखिए, उससे आप जो है ये निकालिए कि किस राइटर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है एग्ज़ाम में। अगर आप एक बार ये निकालना सीख जाएंगे ना कि किस राइटर के ऊपर फोकस किया जा रहा है, किस वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो फिर आपको ये सारी जो दिक्कतें हैं ना कि कहाँ से पढ़ें और कहाँ छोड़ें, कहाँ ख़त्म करें, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट हमारा कैसे हम इतने ब्रॉड सिलेबस को बहुत कम टाइम में भी कवर कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी होगा आपके लिए समझना। अगर आप PYQ से तो ये अंदाज़ा लगाइए कि हमारे पास जितने राइटर हैं उनमें किन राइटर्स को फोकस किया गया है।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, उनका कौन सा वर्क है जो बार बार रिपीट हो रहा है। जब आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि कौन सा वर्क है जो कि रिपीट हो रहा है, कौन सा राइटर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, या नेट की मतलब एनटीए वालों की नज़र में कौन सा ऐसा राइटर है जिसको वो बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ आप कंक्लूजन निकाल लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा प्रिपरेशन करना। ठीक है, चलिए इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके साथ, मैं कल आपके जो मैंने वीडियो, हाँ जो ये बात और कर लूँ मैं आपसे, कल जो मैंने वीडियो आपको अपलोड की थी उसमें मैंने आपको रिस्टोरेशन पीरियड के बारे में बताया था और उसमें कुछ राइटर का डिस्कशन भी किया था, उनका वर्क भी डिस्कस किया था। आज उसी पीरियड रिस्टोरेशन एज के ही एक बहुत ही मतलब फेमस एंड पॉपुलर जो हमारे पास राइटर हैं वो है एफ्रा बैन। ठीक है, ये रहा एफ्रा बैन। 1642 से 1689 ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज द एफ्रा बैन। ऐसे समझिए कि वो पीरियड अगर देखें तो पूरी तरीके से एफ्रा बैन के ऊपर बेस्ड है, 1640 1689। और इन्होंने लिटरेरी वर्क इनका बहुत ज़्यादा है। लिटरेरी वर्क क्या है इनका? बहुत ज़्यादा है। इन्होंने नॉवल भी लिखे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी और पोइट्री भी लिखी और प्ले भी लिखे। ठीक है, तो ये प्ले राइटर भी थे और शॉर्ट स्टोरीज़ के भी राइटर थे, पोइट्री के भी थे, नॉवेल्स के भी थे, नॉवलिस्ट भी थे, मतलब इस तरह मानिए। तो इनके बारे में आज मैं सिर्फ इन्हीं के ऊपर इसलिए ज़्यादा डिस्कशन करूँगी क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एनटीए नेट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को उठा करके देखिए, एफ्रा बैन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एफ्रा बैन को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके और इनके जितने भी मतलब वर्क है और जो भी इनका मतलब इन्होंने लिटरेरी वर्क जो किया है, प्ले राइटर हैं तो प्ले जो भी किए हैं, कौन सा फर्स्ट प्ले था, किसकी क्या खासियत थी, किसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये सारी चीज़ें आप जो है इस पर कंसंट्रेशन करिएगा। चलिए आइए देखते हैं। मैंने जैसे बताया एफ्रा बैन 1640 टू 1689 है। इनके प्लेस की बात करते हैं पहले हम। पहला प्लेस है इनका द फर्स्ट मैरिज। द फर्स्ट मैरिज 1670 में ये फर्स्ट प्ले था इनका। ठीक है भाई, ये समझो बेटा कि ये कौन सा प्ले था? फर्स्ट प्ले था। अगर वो इसी तरह से पूछ ले, ठीक है, तो आप ऐसे ही जो है कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हुए चलिए कि वो कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो एफ्रा बैन का द फर्स्ट मैरिज 1670 में फर्स्ट प्ले था। नंबर सेकंड द एमोरस प्रिंस 1617 में सोल ट्रेजेडी थी। समझ में आया? यानी कि ये जो थी इनकी, ये सोल ट्रेजेडी के जो है कैटेगरीज में रखा गया था ये प्ले, द एमोरस प्रिंस। ठीक, एमोरस प्रिंस भी इसको हम कह सकते हैं, एमोरस प्रिंस 1671 सोल ट्रेजेडी। द डच लवर 1673 में आया ये वर्क। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बता दूं। द एब्डलिजर 1676 एक विटी कॉमेडी थी। क्या थी ये? कॉमेडी। ठीक है, एक विटी कॉमेडी थी, मतलब बुद्धिमत्ता पूर्वक इसमें जो है कॉमेडी को रखा गया, कॉमेडी जो है बनाई गई थी। तो वो कौन सा, वो क्या था? एब्डलिजर 1676 में विटी कॉमेडी written by the एफ्रा बैन। द टाउन फॉप 1676 में 6। द डिबॉची 1677। द रोवर पार्ट फर्स्ट 1677 और पार्ट सेकंड 1681। दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्या है? दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क हैं, बहुत अच्छे से इनको ध्यान रखिए। फेमस प्ले हैं इनके ये, द रोवर पार्ट फर्स्ट एंड द रोवर पार्ट सेकंड। ठीक, चलिए, और कब लिखे गए? 1677 1681। फेमस प्ले हैं, मैंने साथ में ये लिख भी दिया कि ये फेमस प्ले हैं। ठीक, नंबर 8 द फेयर कॉर्टिजन्स 1679। द यंग किंग 1679। द राउंड हेड्स 1681। ठीक, द सिटी हायरस 1682। लाइक फादर लाइक सन 1682। द एम्परर ऑफ द मून 1687। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द एम्परर ऑफ द मून 1687। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो वर्क मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगी। ठीक है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। द एम्परर ऑफ द मून 1687। द काउंटरफेट ब्राइड ग्रूम 1677 और बेस्ट प्ले था। समझ गए? ये इनका क्या था? ये बेस्ट प्ले था इनका। क्या है ये? द काउंटरफिट ब्राइड ग्रूम 1677 और क्या है ये? बेस्ट प्ले इनका।
द काउंटरफीट ब्राइडग्रूम 1677 बेस्ट प्ले। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है इनके नॉवेल्स की। नॉवेल्स कौन कौन से थे, अब हमें उनके ऊपर थोड़ा फोकस करना है। जो नॉवेल हमें मतलब कह सकते हैं कि फेमस हैं या बहुत ही पॉपुलर हैं, तो उन्हीं नॉवेल की बात करेंगे। नंबर 1 पे है लव लेटर्स बिटवीन ए नोबलमैन एंड हिज सिस्टर 1684। क्या नाम है इसका? लव लेटर्स बिटवीन ए नोबलमैन एंड हिज सिस्टर 1684 में लिखा गया। और है औरंको 1688। ये शॉर्ट नॉवेल है, ये भी मैं बता दूं। देखिए मैंने कीवर्ड यूज़ कर दिया था यहाँ पे, शॉर्ट नॉवेल। इस तरह से समझिए इसको, कैसा है ये? शॉर्ट नॉवेल है। और किसके ऊपर लिखा गया? बेस्ड ऑन अफ्रीकन प्रिंस। इट वॉज द बेस्ड ऑन अफ्रीकन प्रिंस औरंको। ठीक, तो ये क्या है? औरंको 1688 में लिखा गया, शॉर्ट नॉवेल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ये जो है आपको बता दिया है कि दैट वाज द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए शॉर्ट स्टोरीज की बात कर लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो औरंको है वो अपने आप में शॉर्ट नॉवेल है, और शॉर्ट नॉवेल के साथ साथ अफ्रीकन प्रिंस के ऊपर ये बेस्ड है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह आपको जो है घुमा करके पूछा जा सकता है। सारे इसके पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक इसके, वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आती है बात शॉर्ट स्टोरीज की। द हिस्ट्री ऑफ द नन और द फेयर वॉ ब्रेकर 1688 में शॉर्ट स्टोरीज ये लिखी गई। नंबर 2 द डम वर्जिन और द फार्स ऑफ इमेजिनेशन 1700 में लिखा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेट एग्जाम में पूछा गया था एमपी के ये। द डम वर्जिन और द फार्स ऑफ इमेजिनेशन 1700 में लिखा गया, और ये इनकी क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक, ये नॉवेल वगैरह नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये शॉर्ट स्टोरी है। 2 नॉवेल की बात हमने की, 2 में से एक जो है औरंको, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिएगा, किसके ऊपर बेस्ड है, कब लिखा गया, और क्या है, ये शॉर्ट नॉवेल है कि क्या है। इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए शॉर्ट स्टोरीज हो गई हमारी। अब बात आती है पोइट्री की। पोइट्री क्या है? फर्स्ट है पोएम्स अपॉन सेवरल ओकेजन्स विद ए वॉइस टू द आइलैंड ऑफ लव, 1684 में लिखी गई पहली पोएम। पोएम्स अपॉन सेवरल ओकेजन्स विद ए वॉइस टू द आइलैंड ऑफ लव, ये समझ में आ रहा होगा आपको। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है लुसिडस और द लवर इज फैशन 1688। 1688 में लिसिडस नाम की एक पोएम इन्होंने लिखी थी, और उसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, लिसिडस और द लवर इन फैशन। आपको याद होगा लिसिडस नाम की ही एक जॉन मिल्टन ने भी लिखी थी पोएम, और फिर बाद में एफ्रा बेन ने भी लिखी, लेकिन उन्होंने नाम के आगे फिर अपने जो है ये पोर्शन इंक्लूड कर दिया ताकि ये पोएम पूरी इसी नाम से पढ़ी जाए, लिसिडस और द लवर इन फैशन 1688 में। ये एफ्रा बेन का वर्क है पूरा का पूरा, बहुत ध्यान दीजिए। ये प्लेज हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले राइटर्स हैं, नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरीज राइटर हैं, और प्लस आपके पोइट हैं। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान और पूरे फोकस के साथ आप पूरा कंसंट्रेशन करिए एफ्रा बेन के ऊपर, तब ये वर्क की आप लिस्ट बना लीजिए, चाहे तो मेरे साथ राइट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में रखिए, और जब कभी आपको टाइम मिले तो आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका एफ्रा बेन का 1640 टू 1689 के बीच में प्लेज आपके कौन से थे वो आप देख लीजिए, मैंने टिक मार्क लगा दिया है। जो इंपॉर्टेंट प्ले जिस पे आपको ध्यान देना है, द फर्स्ट मैरिज 1670 फर्स्ट प्ले था। द एमरस प्रिंस 1671 सोल ट्रेजेडी है, ये खासियत है इसकी। एब्डलेजर 1676 विटी कॉमेडी है। एंड द रोवर पार्ट फर्स्ट, इसको ध्यान दीजिए, द रोवर दोनों पार्ट फर्स्ट भी और सेकंड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले है। इट वॉज द फेमस प्ले, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड द रोवर। द फ्रेंड कॉर्टिजेंस 1679, द यंग किंग 1679। चलिए तो आप देख ही लेंगे, बाद में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो इनका आता है वो बाद के 2 हैं 13 और 14 नंबर पे। द एम्परर ऑफ द मून 1687, द काउंटरफीट ब्राइडग्रूम 1677 बेस्ट प्ले है ये लास्ट वाला, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह हम बात करेंगे नॉवेल की, तो नॉवेल में औरंको 1688 शॉर्ट नॉवेल है, अफ्रीकन प्रिंस के ऊपर बेस्ड है। शॉर्ट स्टोरीज में द डम वर्जिन और द फार्स ऑफ इमेजिनेशन, इस पे इंपॉर्टेंट का निशान लगाइए। पोइट्री में पोएम्स अपॉन सेवरल ओकेजन्स विद ए वॉइस टू द आइलैंड ऑफ लव,
1684 और ल्यूसिडस। ल्यूसिडस मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए पूछा जा सकता है। ल्यूसिडस मैंने आपसे कहा उनकी सिर्फ लूसिडस नाम की पोयम है जॉन मिल्टन की, लेकिन अगर एफ्राबेन की बात करें तो ओनली लूसिडस नाम से इनकी पोयम नहीं है कि लूसिडस नाम से नहीं है, बल्कि आगे ये भी ऐड है, द लवर इन फैशन। समझ गए? तो इस तरह से आप इस पोयम का पूरा नाम याद रखिए। अगर ये पोयम इस तरह से आती है तो इसका मतलब एफ्राबेन है, अगर ये अकेले अपने नाम के साथ आती है लूसिडस तो फिर जॉन मिल्टन है इसकी राइटर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहिए और स्किलफुली आप अपने जो ऑप्शन हैं उनको अच्छे से टिक मार्क करके आइए एग्ज़ाम में। यही मेरी दुआ है आपके लिए। अच्छे आप तैयारी करें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम को बीट करें। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल तक नहीं पहुँच पाए हैं वो बच्चे मेरे चैनल पर आकर के अपनी प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मैं फ्री में करा रही हूँ, मैं कोई पैसा आपसे नहीं ले रही हूँ। तो लिहाजा आप इस बात का जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई और नेक्स्ट राइटर इसी तरह से आपके साथ डिस्कस करूँगी। चलिए ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।